क्लैपिंग। जिंदाबाद। मलिक साहब जिंदाबाद। मलिक साहब जिंदाबाद। मलिक साहब जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल साहब जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल साहब। बाहर निकल के किसी से भीख नहीं मांगनी, उसको समझता हूं। पंचायत लेवल पे एक एक दफ्तर खोलेंगे, उससे क्या? खुशामदीद आप सबका जेके आवाज़ में, और मैं हूं कामरान खान। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ महराज मलिक जो हैं इस वक्त मौजूद हैं और कुछ सवालात इनसे करेंगे और उनके जवाब जो है हम इनसे हासिल करना आज ज़रूरी समझेंगे। महराज साहब, पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि आज का जो प्रोग्राम यहाँ डोडा में आपने करवाया, ये एक ऑफ़िस आपने यहाँ पे इस जगह पे खोला हुआ है, ये मैं समझना चाहूँगा कि आपका आम आदमी पार्टी का ऑफ़िस जो है ना ही डोडा में देखा गया है, ना ठाठरी में, ना भलेसा में, ना भदरवा में। आखिर क्यों एक पर्टिकुलर एक फार ऑफ विलेज में आके आप अपना ऑफ़िस जो है खोल रहे हैं? क्या मकसद है? देखिए, ये शुरुआत है। जब आपने कहीं नहीं देखा तो किसी न किसी जगह को तो सिलेक्ट करना था स्टार्टिंग में। तो अगर यही जगह चुनी गई, अब अगर यही सस्ते में या दान में मिल गई, तो जहाँ हमें मिलेगा वहाँ हम ऑफ़िस इनाग्रेशन करेंगे। देखिए, हमारे पास उतना बजट नहीं है कि हम कोई किसी जगह पे जो है ऑफ़िस खरीद सकते हैं। ये कुछ डोनर्स हैं जिन्होंने दिया है, और जिस जगह पे हमें देंगे तो उस जगह पे हम खोलने के लिए तैयार हैं। और रही बात जो ऑफ़िस, ये तो पहली बार स्टार्ट हमने किया, और मुझे उम्मीद है कि लोग ताउन करेंगे, और लोगों के ताउन से ऑफ़िस अगर चाहेंगे तो हर गाँव के अंदर भी खुल सकते हैं, हर इलाके के अंदर खुल सकते हैं। जैसे हमने मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर हर मोहल्ले में बनाया, तो हम चाहते हैं कि हर इलाके के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर ऑफ़िस हो पार्टी का, क्योंकि एक सोच है और एक ऐसी सोच है जहां एक इंसान को बेहतर मुस्तकबिल हम देना चाहते हैं। तो इसके लिए ये चीज़ों के लिए लोगों को कुर्बानी देनी होगी, और इनने फर्स्ट टाइम यहाँ से शुरुआत हुई है। अगर डोडा में मिलेगा तो वहाँ पर भी खोल लेते, लेकिन स्टार्ट यहाँ से हुआ है। पहली बार किसी ने खोलने की कोशिश की है, ख्वाहिश दिखाई है, तो शुरुआत होगी। अब आगे आगे देखो। मेरे साहब, आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन पर आम आदमी पार्टी ने जो है खुले तौर पर जो है उसकी एब्रोगेशन पर सपोर्ट किया था। इस वक्त आपका उस पर क्या कहना है? देखिए, केजरीवाल जी के सपोर्ट करने से ना ही वो टूट जाता और ना ही वो रुक जाता, ये बात सबको मालूम है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो इस कार्ड को यहाँ पर खेल रहे हैं, जो खेलना चाहते हैं या खेल रहे हैं, आप उन लोगों से ये सवाल करिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि इस जम्मू कश्मीर को जोड़ने का काम किन लोगों ने किया वो आपके सामने है, और इस दफ़े को तोड़ने में जो रोल अदा किया है वो मुफ्ती सईद का है, जो साफ खुला साफ लफ्ज़ों में आप सुन लीजिए। और उसके बाद अगर बचाया जा सकता था महबूबा मुफ्ती की नाअहली की वजह से, तो इसमें मैं शर्मिंदा नहीं हूँगा, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उस वक्त एक बात कही थी जो हमें याद है, और जो अच्छा करेगा उसके लिए अगर हम कुछ न कहें तो ये हमारे लिए भी अफसोस की बात होगी। आज़ाद साहब ने उस वक्त कोशिश की थी एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को अलायंस में करके सरकार बनाने में, लेकिन उस वक्त अय्याश लोग थे, मुफ्ती सईद था, उसकी लड़की थी, जिन लोगों ने जो है इस 370 का जनाजा निकालने में पूरा रोल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप एक ट्वीट पर सवाल उठा रहे हैं। आप देखिए कि लोगों के खून का जिम्मेदार कौन है। आज तक जो खून बहाया गया, 370 था तो कितना खून बहाया, मिलिटेंसी किसने लाई, नौजवानों का कत्ल किसने किया। आप देखिए, फ़ौज की गोली से मरे या मिलिटेंसी की गोली से मरे, जम्मू कश्मीर का एक आम आदमी मरा। अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो सियासतदानों को नहीं पड़ा। ये अखाड़ा बनाया गया था 370। मैं नहीं कहता हूँ गलत सही हुआ या गलत हुआ, लेकिन मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये सवाल आपको पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी डेवलपमेंट के ख्वाहिशमंद हैं, वो चाहते हैं, क्योंकि भाजपा का एक नारा था कि 370 की वजह से वहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, और इसको देश में जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस पे सवाल ना ही कोई जवाब देना चाहूँगा, लेकिन सवाल एक ज़रूर रहेगा जम्मू कश्मीर की आवाम से, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज से, कि एनसी और पीडीपी और कांग्रेस, तीन एक नेशनल लेवल की पार्टी, इन लोगों ने कौन सी कसर छोड़ी है कि 370 और यहाँ की आवाम की नस्ल कशी करने में इनका क्या हाथ नहीं रहा है। 2014 में भाजपा के लोग आए, उससे पहले आईएएस ऑफिसर थे, उससे पहले यहाँ पे फौज थी, उससे पहले यहाँ पीएसए था। इस चीज़ को आप कैसे भूल रहे हैं? और मुझे 2000 का वो वक्त याद है जब फारूक अब्दुल्ला वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, और यहाँ पर हालात जो लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती थी, वो चीज़ भी मैंने देखी है। और ये ना ही कश्मीरियों के हमदर्द हैं और ना ही मुसलमानों के और ना ही हिंदुओं के, ये सत्ता के पुजारी हैं और सत्ता के लिए कुछ भी कर जाएंगे। ठीक है, 370 गलत है, मैं मानता हूँ, इस पर इस वक्त गुपकार एक अलायंस बना है। तो पिछले 3 साल से गुपकार अलायंस ने कितने प्रोटेस्ट किए, ये पार्लियामेंट में गए, कितनी बार इन्होंने अपने बोल वहाँ पे रखे, कितनी बार उन्होंने जनता की आवाज़ जो है पार्लियामेंट के अंदर रखी, क्या आपने सुनी?
आपने सुनी? अगर एनसी के लोग सत्ता में इस वक्त 3 उनके पार्लियामेंटेरियन हैं, वो वहाँ पर ऐवान में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो सड़क पर आकर 3 साल से प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? 370 पे बात क्यों नहीं हो रही है? फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला 4 अगस्त को मोदी के आंगन में बैठकर यहाँ ऐसे जैसे हम और आप बैठे ऐसे फ़ोटो उठाकर कश्मीर आते, उनको पता था, उन्होंने उससे पहले उस बात को क्यों नहीं रोका? देखिए, ये चीज़ें आप मुझसे ना कीजिए और अरविंद केजरीवाल पे ये सवाल मत उठाइए। मुझसे ये बताइए कि हम डेवलपमेंट क्या करेंगे, हम काम क्या कर सकते हैं? महराज मलिक सियासत में क्यों है? मुझे वो सवाल मत पूछिए जिस सवालों के बारे में मैं खुद नहीं जानता हूँ, जिन सवालों से मैं खुद परेशान हूँ, वो सवाल आप मुझ पर क्यों थोप रहे हैं? चलें, इस सवाल से हट के जो है खिते चुनाव की बात करते हैं, अपने इलाके की बात करते हैं। खिते चुनाव में आपने जो है शुरू जो है आम आदमी पार्टी को जो है आप फाउंडर मेंबर रहे हैं आम आदमी पार्टी के, और जो यूनिट यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है आम आदमी पार्टी का, स्पेशली जो है भद्रवाह की बात करूँगा क्योंकि मैं भद्रवाह से बिलोंग करता हूँ, तो वहीं की बात करूँगा। भद्रवाह में देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो यूनिट है वहाँ पे गैलरीज बनी हैं, ग्रुप्स बन रहे हैं। वजूहात क्या है? आप सीनियर हैं आम आदमी पार्टी के, ये बताइए। ये आवाम की पार्टी है, आवाम तय करेगी। ग्रुपिज़म न कहीं चला है न चलेगा। नहीं, उसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि सोशल एक्टिविस्ट इम्तियाज़ जग्गू जो है पिछले दिनों छोड़ के गए। देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर उनको इस पार्टी की आइडियोलॉजी अच्छी नहीं लगी तो अच्छी बात है। देखिए, जो कोई छोड़ भी सकता है, कोई आ भी सकता है, ऐसा नहीं है पॉसिबल। देखो, ये एक पुराना घर है, ये पुराने घर से हम लोगों को बोल रहे हैं कि हमने सड़क के किनारे, अब इस जंगल में एक घर होता था, अब उनको आदत पड़ गई है, पुराने बुजुर्ग हैं, वो जंगल को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जो नया जनरेशन है वो सड़क के पास जो है, चाहे वहाँ सुनसान भी हो, पहाड़ी का इलाका भी हो, स्लाइड का एरिया भी हो, लेकिन आज का नौजवान सड़क के साथ में मकान बनाना चाहता है। वो मतलब तरक्की देखना चाहता है, बेहतर कल देखना चाहता है, सहूलियत देखना चाहता है। वही बात पार्टियों की है। हम यहाँ नए हैं, हम कोई सियासी पार्टी नहीं है, ये एक तहरीक है और इस तहरीक से जो है पुराने लोग ही जुड़ेंगे, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से होंगे। शुक्र इस बात का है कि इस सोच के साथ अभी कुछ हुआ ही नहीं है तो इतने लोग जुड़ रहे हैं। हाँ, जाने की भी बात हो सकती है। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि ईमानदारी से काम हो, और जिसको ईमानदारी से मतलब नहीं होगा, जिसको पॉलिसीज़ पे शक होगा, उस पे आप क्या कर सकते हैं? हम तो कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि मतलब कुछ मतलब फ़िरके के हैं या ग्रुप बने हैं, तो उस पे सवाल ना करें आप, क्योंकि लोग जो है यहाँ मैंडेट देते हैं, लोग जो है यहाँ वोट करते हैं। हमारी पार्टी सिर्फ टिकट देती है और वो 5% का काम होता है। बाकी जो अच्छा करेगा, आवाम की वेलफेयर के लिए अच्छा होगा, आवाम जिसको चाहेगी, वो हमारा सर्वे एक होता है, उसमें जाने से, किसी के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ बहुत सारी, और ये आम आदमी का काम है। मैंने कहा कि यहाँ जिसके मन में थोड़ी सी भी खोट होगी, वो इस पार्टी में ज़्यादा देर नहीं टिक सकता है, वो खुद ब खुद इस पार्टी को छोड़ सकता है। यहाँ ज़िंदगी दान में देनी, यहाँ कुर्बानी लगती है खुद के लिए, अच्छा बनने के लिए नहीं। ये वो पार्टी है, ये वो तहरीक है जहाँ इंसान को कुर्बानी देनी है इंसानियत के लिए, उन लोगों के, उन बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए जो बच्चे तरसते हैं। अब अगर आप ये सोचेंगे कि वो इसलिए नाराज़ है कि उसका मतलब फ्यूचर उसमें सिक्योर नहीं दिख रहा है, तो वो उठ के जा रहा है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर सच में ये ख्वाहिशमंद है, दिल साफ़ है, आवाम के हित में काम करना चाहते हैं, वो आदमी कभी भी इस तहरीक से अलग नहीं हो सकता है। मैंने साहब एक ज़रूरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आज भी जब आपकी स्पीच मैंने सुनी, या अक्सर हम आपकी स्पीचेस जो हैं सुनते रहते हैं, आपकी स्पीच में जो है एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा दिखता है। कई बार आप जो है कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल भी कर बैठते हैं। जज्बात में आज भी जो है आपके मुंह से जो है स्लिप हो गया है, शायद यहाँ पे रिकॉर्ड भी हुआ है वो, और मतलब कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जो शायद सियासत में फ़र्ज़ करिए कि अभी जो है आपकी स्पीच में, मैं आपको बता रहा हूँ आज की स्पीच में आपने जो है बाकी पॉलिटिकल लीडरान्स को जो है खुले तौर पर आपने चोर कहा है। ये मतलब ये रिकॉर्डेड है, ठीक है? तो कितना जायज़ है मतलब इस तरीके की अल्फाज आप इस्तेमाल करें? आप ये कह रहे हैं कि मैंने ये गलत इस्तेमाल किया, ये चोर हैं जी। आप मुझे एक ईमानदार दिखा दीजिए जी। मैं अपना नहीं जवाब आप, मैं आपसे जवाब नहीं लूँगा जी। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि एक ईमानदार पॉलिटिशियन मुझे दिखा दीजिए ताकि मैं उसके पैर धोकर पी लूँ। मुझे वो पुरुष दिखा दीजिए, वो कोई ऐसा महान दिखा दीजिए जिसके हम भी यहाँ चरण को चूमने की ख्वाहिश रखते। हम तो चाहते हैं कि कोई ईमानदार पॉलिटिशियन मुझे दिखे। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर महराज बगावत कर गया है, उस आम आदमी पार्टी के साथ है जिसका वजूद ही नहीं था। 2013 में जनाब जुड़ा हूँ, जिस वक्त पार्टी बनी थी। मैं इसलिए वहाँ गया था क्योंकि ये सब के सब दलाल थे।
ये लोगों के खून पे अपने घरों की तामीर करते हैं। ये रेत और बजरी को मिलाने का काम पानी से कम और खून से ज़्यादा किए हैं। और इनके महलात की छतें, इनके महलों की दीवारें आवाम के खून से बनी हैं और आप रंगी भी हैं और बनी भी हैं। आप मुझे कह रहे हैं कि आप इन लोगों को चोर। एक ईमानदार, आप सर्वे कीजिए एक महान आदमी को, एक महान लीडर को जिसको करप्शन का दाग नहीं होगा, हमें दिखा दीजिए, हम अपनी सर्वे गुलाम नबी आज़ाद उसमें नहीं आते हैं, करप्शन का उन पे कोई दाग लगा है? मेरे गुलाम नबी आज़ाद, सुनिए, आप जवाब सुनना चाहते हैं ना, लेकिन जिस आवाम के पास ये वीडियो जाएगा, मैंने उस आज़ाद साहब के बारे में बात की। आज़ाद साहब ने 2.5 साल में काम किया, ये बात समझना भी, लेकिन अगर लोग समझेंगे मैं जवाब दूंगा, लेकिन अगर लोग मेरे इस दिल की बात को सुनना चाहेंगे तो महराज मलिक जवाब देगा। मेरी बात सुनिए, आज़ाद साहब को कहा आपने चोर नहीं है, करप्ट नहीं है। करप्ट का मतलब ये नहीं है कि जो पैसा लूट के लाता है। करप्ट का मतलब ये है कि जिस पे उम्मीदें हैं वो उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरता है, मैं उसे करप्ट मानता हूँ। गुलाम नबी आज़ाद साहब मेरे इलाके से बिलोंग करता है, उसका कैरियर 40 साल का रहा। मेरी आवाम इस बात का जवाब मुझे ज़रूर दे। 40 साल का एक सियासी कैरियर रहता है और मेरे इलाके के अंदर अभी भी सड़कों पे ब्लैक टॉप नहीं होता है। मेरे इलाके के अंदर अभी भी हॉस्टल के अंदर लेडी डॉक्टर नहीं होती है। तो आप ये कह रहे हैं कि आज़ाद साहब चोर नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसने पैसा लूटा है, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे गांव के उसके इलाके के अंदर अगर आज भी एक महिला को 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है डिलीवरी के लिए, तो आप इसे क्या कह रहे हैं? ईमानदारी की बात है। और मुझे 40 साल के सियासी करियर का जवाब आप बता दीजिए कि 40 साल के अंदर आप 2.5 साल उनके निकाल दीजिए। जो 2.5 साल उन्होंने जम्मू कश्मीर में काम किया उसे मैं नहीं मानता हूँ, उसे पूरी दुनिया सराहती है। उसे मैं तो मानता हूँ 2.5 साल में उसने काम किया, लेकिन जो 37.5 साल उनकी ज़िंदगी के हैं, आप मुझे बता दीजिए कहाँ हैं? क्या वो चोरी नहीं है? क्या वो चोरी नहीं है? अगर उनके इलाके में एक हॉस्पिटल बना भी है उनकी बदौलत, वहाँ पे लेडी डॉक्टर नहीं है तो चोरी नहीं है। आज की डेट में भी अगर वो फैसिलिटी नहीं है तो क्या चोरी नहीं है? आप चोर किसे मानते हैं? पहले मुझे आप इस सवाल का जवाब दीजिए, आप चोर किसे मानते हैं? मैं वक़्त के साथ जो ज़्यादती उस वक़्त में हुई है और जो वो कर सकते थे जो नहीं किया, मैं उस वक़्त के चोर को चोर कहता हूँ। जिसने वक़्त चुराया है, जिसने आवाम के उस वक़्त को जो है उस वक़्त में रौंदा है, मैं उस वक़्त की बात कर रहा हूँ। उस वक़्त को चोरने वाले और लोगों का गला घोंटने वाले और लोगों की मौतें इनके सर पे हैं। आप कह रहे हैं चोर, कातिल इनको कह दो तो बेहतर है। जो आज लोग मर रहे हैं, जिनकी डिलीवरी रास्ते में नहीं हो पाती है, जो रास्ते में मर जाते हैं, क्या आप उनको चोर सिर्फ कहोगे? कातिल नहीं कह सकते आप उन्हें कातिल भी कह सकते हैं। कुछ लोग गिर जाते हैं, वो बच सकता है। अगर उसको 1 घंटे के अंदर ऑक्सीजन मिल जाए तो बच सकता है, लेकिन वो ऑक्सीजन पाने के लिए उसे 4 घंटे लगते हैं। तो आपको चोर कहने में तकलीफ़ हो रही है? मैं तो कातिल कह रहा हूँ। आप कातिल भी कह सकते हैं, चोर भी कह सकते हैं, दलाल भी सकते हैं, विश्वासघाती भी कह सकते हैं। 2.5 साल के उनके कैरियर पे मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो 37.5 साल का उसका कैरियर है उस पर हमारे सवाल हैं। आज़ाद साहब हमसे बड़े हैं, लेकिन वो इस बात को समझेंगे। अगर आवाम ना भी समझे, क्योंकि जज्बात हैं, अंधभक्ति है, लोग इस बात को नहीं समझेंगे, वो तो गालियाँ ही मुझे देंगे। लेकिन आज़ाद साहब के पास ये वीडियो जब जाएगा तो वो इस बात को समझेंगे कि वक़्त की चोरी और वक़्त में जो मतलब जिन वजहों से जो है लोगों की मौतें हुई हैं, उनके कातिल वही। चलें जी, वो वक्त बताएगा कि आने वाले समय में जो है आपको क्या लगा? ऐसा हमारा जवाब आपको नहीं, बिल्कुल सटीक जवाब था आपका। डेफिनेशन थोड़ा एक आखिरी सवाल मेरा ऐसा पूछना चाहूँगा। भाजपा के एक सीनियर लीडर से जब मैंने सवाल किया कि आने वाले इलेक्शंस में क्या आम आदमी पार्टी आपको टक्कर दे सकती है, तो उनका जवाब ये था कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्या जवाब रहेगा? आप सियासत को पार्टियों से देखते हो क्या? इलेक्शन को आप पार्टियों से तोलते हो कि मतलब फलां पार्टी है, फलां नाम है तो वो जीत जाएगा। आप इस नज़रिए से तोलते हो ना। हम आवाम के हित से, आवाम की सोच से इसे तोलते हैं। अब आवाम कितनी समझदार हो जाती है, आवाम अपना फैसला कुछ भी ले सकती है और आम आदमी पार्टी की नहीं है। मैंने कहा ये एक तहरीक है। आम आदमी को अपना मुस्तकबिल अगर भाजपा के अंदर दिख रहा है तो मुझे ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 8 साल में, देखिए मैं भी बीजेपी को वोट करने के लिए तैयार हूँ, मैं कांग्रेस को वोट करने के लिए तैयार हूँ, मैं एनसी को वोट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे गरीब से उसका दर्द पूछने वाला कौन है, उसके जज्बात के साथ खेलने वाला कौन है, पहले उससे बात कर लीजिए। मैं खुद एक आम आदमी हूँ, मैंने वोट किए हैं, मेरे फैमिली ने वोट किए और सबको दिए हैं।
ऐसा नहीं है, हमने भाजपा को भी वोट दिए, कांग्रेस को वोट दिए, एनसी को वोट दिए, पीडीपी को वोट दिए। सरकारें तो हम ही लोगों ने बनाई। मैं तो आम आदमी हूँ जनाब। अब जब मैं इन लोगों से तंग आया हूँ, इन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरी आवाम के साथ विश्वासघात किया, तो आम आदमी निकल आया है। तो अब आम आदमी जो जिस ताकत से हमने आज तक इनको बनाया, आज बदलाव आना है। अगर आम आदमी आज समझ गया तो आम आदमी को चुनेगा, इसमें बड़ी बात नहीं है। उनको मौका देना था, दे दिया। आप सुनिए मेरी बात, 60 साल तक हम सर्विस क्यों करते हैं? एक टीचर को फिर देखिए पढ़ाने का काम करना है, तो उसकी रखिए ना लाइफ टाइम उसकी सर्विस रख लीजिए, क्योंकि वो 70 साल की उम्र में भी पढ़ा सकता है। फिर उसको ये 58 साल की उम्र में रिटायर क्यों कर देते? एक जो जवान, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा काम देश को चलाना नहीं है, देश की रक्षा करना है। जो इस वक्त हमारे जवान सरहदों पर है वो कौन लोग हैं? वो 10th पास हैं, वो 12th पास हैं, वो नौजवान तबका है। 15 साल का लड़का अगर देश के बॉर्डर पर चाइना को रोक रहा है और देश के अंदर चलाने वाला एक 80 साल का बूढ़ा बैठकर अपनी बात करे, और सियासत के मैदान में जवान क्यों नहीं आएगा? और अगर आम आदमी एक गरीब का बच्चा देश की रखवाली कर सकता है, तो आपको क्या लगता है कि गरीब का बच्चा सियासत में आकर एमएलए बनकर लोगों की रहबरी नहीं कर सकता है, अपना मुस्तकबिल नहीं बनाना? देखो, सियासत में बहुत हलचल हुई है, हर दौर के अंदर जालिम भी आया है, मजलूम भी आया है, और इंसाफ करने वाला भी आया है। हमारी एक कोशिश है, हम ये नहीं कहेंगे कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन हमारी ख्वाहिश है। लोगों ने हमारे वक्त को देखा, देखिए लोगों को समझना होगा, हर इंसान की पहचान करनी होगी। आपने हमारे यहाँ, मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि अगर हमारे घर के अंदर एक लड़की है, लड़की का रिश्ता करने से पहले हम उस घर के, जहाँ हमने उस लड़की को देना होता है, उस घर की छानबीन करते हैं, इलाके के लोगों से पूछते हैं ये घर कैसा है, ये लड़का कैसा है। मैं लड़की के रिश्ते से बढ़कर वोट की कीमत को मानता हूँ। तो अगर ये बात लोग समझेंगे, 500 रुपये में बेचना ये ज़रूरी नहीं है। और जो शराब की बोतल दे के, जो भाजपाइयों की आप बात कर रहे हैं, वो शराब की बोतल दे के और हिंदुत्व की बात करके वोट लेते हैं और ख़ुद कुर्सियों पर बैठ के अफसरों की दलाली करते हैं। ये लोग कहेंगे कि हम 50 के पार क्या करेंगे लेके। ये तो और बाकी स्टेटों में भी इक़्तिदार में है, पूरे हिंदुस्तान में तो भाजपा का दबदबा है। जवान सड़कों पर क्यों हैं? क्या हिंदू इस वक्त सड़क पर जो है प्रोटेस्ट नहीं कर रहे? जो इस वक्त एस्पायरेंट्स हैं हमारे, इन्होंने कहा था एसपीओज़ को हम परमानेंट करेंगे। वो तो देशभक्त थे ना, मानते हैं कश्मीर के लोग कुछ मतलब ये इनके हिसाब से देशद्रोही हैं, लेकिन जो एसपीओज़ ने काम किया, जो वो लोग हैं वो आज भी इंसाफ मांग रहे हैं, तो उनको ये परमानेंट नहीं किया 8 साल से। और आप फिर कह रहे हैं 50 के पार लेकर क्या करेंगे? वो उनको बताओ ना काम क्या किया। अगर उन्होंने कोई काम किया है तो महराज भी वोट देगा यार। मैं इतना थोड़ी हूँ कि मैं भाजपा के खिलाफ हूँ, लेकिन उसने जो कहा वो नहीं किया, मैं उसके खिलाफ हूँ। अब ये कार्ड खेलना कि हमने 370 तोड़ा, यार तोड़ा उसके बाद किया क्या, ये ज़रूरी है ना। अब बिहारियों को लाकर, अब देश के कोने से लाकर 25 लाख वोटर ला रहे हो जम्मू कश्मीर में। सर यार, जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ क्या किया आपने? ये कौन सा जहन है? और मुस्लिम बनाना, हिंदू बनाना, अगर महराज केजरीवाल हिंदू के साथ खड़ा हो सकता है, यार इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हिंदू एनसी के साथ खड़ा है, वो वोट भी देता। आज से पहले क्या हिंदू ने एनसी को वोट नहीं दिया? क्या हिंदू ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया? क्या मुसलमान ने हिंदू को वोट नहीं दिया? और ये कौन सा कार्ड खेल रहे हैं? 25 लाख हिंदुओं को लाके ये समझेंगे कि वो हमें वोट देंगे? आपको क्या लगता है वो देंगे? ये कौन सी बात होगी? ये कौन सी पॉलिसी? हम जी अब 50 के पार, यार करके क्या करना है तुम्हें? मैं तो कह रहा हूँ गवर्नर इनका है, मनोज सिन्हा किसका है? कांग्रेस का है, एनसी का है, पीडीपी का है। तो कौन है वो मनोज सिन्हा? मेरे घर का है, वो तो भाजपा का है, भाजपा के इशारों पे चलता है। उसने 85 रुपये बढ़ाने थे कैजुअल लेबरर्स के, वो बढ़ा दिए। वो 500 क्यों नहीं बढ़ा रहा है? मोदी उसको बताए ना, भाजपा के लोग बताए ना उसको। यार कौंसल में ये लोग हैं, कौंसल के अंदर मुझे बताए ना किस रोड पे इन्होंने ब्लैक टॉप अच्छा करवाया, किस हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने इलाज करवाया। ये बात करेंगे कौंसल में चेयरमैन है, हमारी कौंसल में चेयरमैन है। मुझे बताइए ना ये लोग क्या कर रहे हैं? आप फिर इनको वोट देकर क्या चाहते हो यार? लोग वोट किस लिए दें? हमने बीजेपी का चेयरमैन बनाना है, हमने चीफ मिनिस्टर बनाना है। उससे क्या आपका माथे पे टीका और ऊपर हो जाएगा, या आपको हिंदू का ठप्पा और ज़्यादा लग जाएगा? और आपको क्या लगता है गाजर मूली की तरह काट देंगे? ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और अगर आप देश के हालात, दुनिया के हालात देख रहे हैं, इस वक्त यूक्रेन के अंदर एक छोटा सा मुल्क है, रूस दुनिया की सबसे ताकत रखने वाला है अमेरिका के बाद। उस जैसे मुल्क को घुटने टेकने पे मजबूर यूक्रेन कर रहा है। आपको क्या लगता है वो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है?
वो यूक्रेन की आवाम है, यूक्रेन की फ़ौज नहीं लड़ रही है, यूक्रेन के लोग लड़ रहे हैं। और जो अंग्रेज़ों ने बीज बोया था, जो इस नस्ल को समझा कर गए थे कि धर्म की राजनीति में उलझे रहेंगे, हमारे देश में क्या हो रहा है? आप उठा लीजिए, फलानी जगह दंगा हुआ, फलानी जगह फसादात हुआ, आप बाहर मुल्कों में देख लो। स्कूलों की बात ये नेशनल मीडिया पे कभी लाते ही नहीं। हमने जो उसको दिखाना है, राम मंदिर हमने बनाया, 370 हमने तोड़ा, ये मुद्दा है और इससे देश बढ़ेगा। बस हिंदू बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनाना है, कौन सा झंडा गाड़ना है? अगर पाकिस्तान को धमकी दे सकता है, अगर पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, चाइना पे हमला करने में 56 इंच क्यों नहीं है यार? और मैंने आज अपनी तकरीर में जो बात बताई, आप उसको बता देना इनको। मैं कहता हूँ अगर मैं ताकतवर होता तो मैं अमेरिका को ललकार सकता हूँ। पाकिस्तान को ललकारना ये कौन सी बड़ी बात है? इतना सा देश, जितनी फौज उतने वो मुल्क है। और मैं कहता हूँ अगर उससे हम पावरफुल वाले मुल्क पे हमला करेंगे, वो भी पाकिस्तान तो बेचारा खुद ही एवं ही बैठ जाएगा। इसको डराते तो हम लोग खुद ख़त्म हो रहे हैं। हमें नंबर 1 मुल्क अगर बनना है तो हमने अपनी नस्लों को तालीम देनी है। हमने एजुकेशन की, ऊपर भी चाय वाला, ऊपर भी अनपढ़, चीफ मिनिस्टर बनेगा इधर, इनका ये जो कुछ आ रहे हैं MLA ठेकेदार। आप बताओ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तरक्की कहाँ से होगी? सुरुड़ी ठेकेदार, दिलीप सिंह परिहार ठेकेदार, सुनील शर्मा SPO बार 10वीं फेल हैं। यहाँ अब मजीद साहब वानी का ठेकेदार हैं, शक्ति परिहार ठेकेदार। तो आप क्या चाहते हो? देश तरक्की करे, इनसे करेगा? नहीं, अगर आपको लगता है इन जाहिलों से करेगा, ये जाहिल हैं, ये ठेकेदार हैं। ये सिर्फ काम का मैंने पहले बोला, ठेकेदारी का इनको पूरा मौका हम देंगे। इनको इतने बड़े बड़े काम दिखाएंगे जो अच्छे से हम करवाएंगे और काम भी सिखाएंगे, पैसा भी कमाएंगे, काम भी करवाएंगे और अच्छा भी करवाएंगे, इन्हीं से करवाएंगे। और ये ठेकेदार सिर्फ काम के लिए होंगे, सियासत के लिए नहीं। मुल्क का मुस्तकबिल इन लोगों के हाथ में हम नहीं दे सकते। और मैं इस देश का नागरिक हूँ, इनको रोकने के लिए इनकी सोच को ख़त्म, ठेकेदारी वाली सोच, और ठेकेदारी से जो है ठेका भी खोला। अब देखो हद ख़त्म होगी, नशे पे पाबंदी लगाओ, गवर्नर का ऐलान है। हाँ, सरकार बोलती है नशे पे पाबंदी होनी चाहिए, यही है ना, आम चल रहा है। किसी के यहाँ थोड़ी सी चरस पकड़ ली है, उसको अंदर कर दिया, नशे के में किसी को जेल भेज दिया। पिछले दिनों मैंने सुना था 2 आदमियों को जो जेल कर दिया। अब इन्होंने जो ठेके खोले हैं गाँव में, वो नशा नहीं है? तो वो नशा ये आम क्यों कर रहे हैं? ये सवाल इनसे नहीं पूछा जा रहा है। पुलिस से भी ये पूछ लीजिए कि चरस पीना गलत नहीं है। फिर जब आप शराब सरेआम बेच रहे हैं, जब आपकी सिगरेट सरेआम बिक रही है, तो पीने वाला जुर्मदार कैसे? ये इन लोगों के जहन में ये बात नहीं बैठेगी। और ये जो पढ़ा रहे हैं ना, इसको आपको भी समझना है जनाब। आप अपना रोल अगर निभाएंगे तो महराज को सियासत करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लीडर नहीं बनना है, लेकिन आप अपना काम अच्छे से करो। आप सवाल उठाओ ना, सड़कों की हालत किसी ने कहा 1961 में बनी है, कहा राइश बनी 61 में बनी, हालत देख लीजिए। मंत्री रहा, हालत देख लीजिए। अब हो रहे मैं ना बोलूँ चोर। अब ये ख्वाब इन्होंने दिखाए, वो ख्वाब हम नहीं देखना चाहते हैं। हम एक नया मुस्तकबिल, और जो केजरीवाल मॉडल है, जो आज़ाद साहब की आपने बात की, कांग्रेस के 70 साल दावे के साथ बोल रहा हूँ। दिल्ली में यूटी था या कुछ भी था, दिल्ली भी हिंदुस्तान का हिस्सा था और राजधानी थी 70 साल से लगातार। वो मुग़लों के दौर में वो बना है, मकबरे शकबरे बने हैं। कांग्रेस ने 70 साल उसी जगह पे झंडा फहराया है। और उसी दिल्ली के अंदर, जिससे मैं शान से फ़ख्र से अरविंद केजरीवाल कहता हूँ और उसका सिपे सालार मानता हूँ, उस बंदे ने 2014 से लेकर 2022 तक दिल्ली को एक खूबसूरत मॉडल बनाया है। अगर 70 साल 75 साल कांग्रेस के एक पलड़े में रख दो और केजरीवाल का 5 साल काम का, तो मैं समझता हूँ कि उससे बढ़कर कोई नहीं निकल सकता। अगर उसका पलड़ा भारी है तो 70 साल वाली घिसी पिटी वाली सियासत या उनके खिलाफ ये गलत। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया महराज साहब जे की आवाज़ में अपना कीमती वक्त देने के लिए। अपने मेज़बान कामरान खान को दीजिए इजाज़त। आदाब।